दर्शकों, महाकुंभ में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस एक घटना ने देश के लोगों को तो हिलाकर रख दिया। महाकुंभ परिसर में फैली अफरा तफरी की तस्वीरों को देख करके अलग ही तरह की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो हुआ क्या इससे बचा जा सकता था? यह हादसा जो हुआ क्यों हुआ? अब अगर ठीक तरीके से समझा जाए, पूरी घटना का विश्लेषण किया जाए तो सच्चाई तो कुछ और ही नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते यह सब कुछ हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आगे मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इस महाकुंभ से सीएम योगी ने अपनी राजनीति को धार देने के लिए बहुत कुछ पाने की उम्मीद पाली थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी की उम्मीदें महाकुंभ के सफल आयोजन की भी थी, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस भीड़ बटोरने पर था। अब एक दूसरी उम्मीद भी जान लीजिए, जो गृह मंत्री की थी। जाहिर है मोदी के बाद अमित शाह को भी एक पीएम फेस के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या दोनों की एक ख्वाहिशें भावी प्रधानमंत्री पद को लेकर तो नहीं थी? अब इस पर आपको इसी रिपोर्ट में आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, योगी की महाकुंभ से जो उम्मीदें थी, शायद बीजेपी के अंदर किसी ना किसी को तो अच्छी नहीं लगी होगी, और उन्होंने योगी की राजनीति को तोड़ने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा की। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसे समझने का प्रयास कीजिए। समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के अंदर की राजनीति ने सब कुछ भेंट चढ़ा दिया। कैसे महाकुंभ में हादसे वाली स्थिति को तैयार करके रख दिया, क्योंकि इससे पहले जब भी कुंभ का आयोजन हुआ तो मेरे सहयोगी जो प्रयागराज में, वो बताते हैं कि संगम नोज यानी गंगा, यमुना और सरस्वती की एक धारा जो एक साथ आकर के एक जगह पर मिलती है, उस स्थान को लेकर स्नान करने की महत्ता के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं थी। पिछली बार कुंभ उत्सव जब अखिलेश सरकार के दौरान आयोजित हुआ तो वह कुंभ गए, अखिलेश गंगा में डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन इस बार इतने दिनों में संगम शब्द का इस तरीके से प्रचार किया गया कि सब संगम में ही डुबकी लगाना। ऐसी तमाम तरह की वीडियो भी सामने आई। एक वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें यह बोला जा रहा था, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहां लेटे रहने से कोई फायदा नहीं, जो सोवत है सो खोवत है, उठिए उठिए स्नान कीजिए, यह आपके सुरक्षित रहने के लिए बेहद जरूरी है और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, उठे उठे उठे। तमाम ऐसी बातें यह पुलिस अधिकारी कह रहा था। लेकिन गजब की बात है, भगदड़ की जब संभावना थी, अधिकारी को मालूम था और उसके साथ में पुलिस कर्मियों को भी मालूम था, फिर संगम नोज के एरिया में लोगों को सोने क्यों दिया गया? ये वही बड़ा सवाल है। पुलिस अगर चाहती तो लोगों को वहां सोने ना देती, उठाया जा सकता था, पहले ही जल्दी जल्दी डुबकी लगाने के लिए तैयार किया जा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि महाकुंभ का अगर सफल आयोजन हो जाता, फिर योगी आदित्यनाथ की राजनीति, बीजेपी सर्वोच्च वाली स्थिति पर पहुंच जाती। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी में सबसे ऊपर होता। यह बात सीएम योगी भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास कभी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण है। उस वक्त 1 फरवरी की तारीख थी, साल 2013 के कुंभ की बात है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। तब विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी बात कही थी, जिसमें राजनीतिक गलियारों में भी कुंभ की चर्चा होने लगी थी। सिंघल ने ऐसा क्या कहा था, यह भी मैं आपको बताता हूं। सिंघल ने कहा, 6 फरवरी को संत सम्मेलन है, उसमें मोदी को लेकर के ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे देश का इतिहास बदल जाएगा। 4 फरवरी अशोक सिंघल ने साधु संतों की मीटिंग की। बाबा रामदेव, शंकराचार्य जैनंद सरस्वती, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य, आचार्य गोविंद गिरी जैसे संत शामिल थे। 2 दिन बाद यानी कि 6 फरवरी को सिंघल ने कहा कि नेहरू जी के बाद पहली बार किसी नेता को इतनी लोकप्रियता मिल रही है। जनता के बीच से मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहिए। इसी दिन तब के बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह संगम पहुंचे थे। कहा जाता है कि राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर संत समाज की राय जानने आए थे। अशोक सिंघल ने उन्हें फीडबैक दिया। अगले दिन यानी कि 7 फरवरी को धर्म संसद बुलाई गई। उस धर्म संसद में हजारों साधु संत शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी धर्म संसद में पहुंचे। जगत गुरु वासुदेवाचार्य बताते हैं कि धर्म संसद में उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम बनने का प्रस्ताव रखा।
साधु संत ने चिमटा बजाकर मोदी का समर्थन किया। कई संतों ने मोदी के नाम को लेकर के नारे भी लगाए। मोहन भागवत ने सहमति जताई। उसी के ठीक 5 दिन बाद 12 फरवरी को मोदी कुंभ में आने वाले थे। हालांकि ऐन मौके पर उनका प्लान कैंसिल हो गया था। करीब 5 महीने बाद 9 जून 2013 को गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाएगी और मैं नरेंद्र मोदी को उस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। और इस ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कर्ता धर्ता बन गए। दोस्तों, इसके बाद बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, जीत ऐसी कि इतिहास रच दिया। खैर, इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। मतलब कुंभ के मंथन से ही मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना है, यह तय हो गया था। इस सब से हटकर भी इस कहानी को भी समझ लीजिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी भले ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, भले ही सीएम योगी अखिलेश को बात बात पर गिराते हुए नजर आते हैं, लेकिन अखिलेश को शायद इस तरह के हादसे का एहसास बहुत पहले से था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे वह योगी को एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के अंतर्गत ही लेंगे, जाहिर है। लेकिन याद कीजिए, अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया था महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो फर्जी है। बावजूद इसके योगी की ए टीम ये आंकड़े सच मानती रही, दिखाती रही। ऐसे में सवाल उठता है, अगर योगी का आंकड़ा विभाग इतना सक्षम है जो घंटों में प्रयागराज जाने वाले लोगों की संख्या बता देता है, तो फिर हादसे के दिन मारे गए लोगों की संख्या गिनने में 17 घंटे से ज्यादा का वक्त क्यों लगा? साहब, ये गजब बात है। करोड़ों लोगों की गिनती महज कुछ समय में पूरी कर ली जाती है। प्रतिदिन आंकड़ा ट्वीट यानी एक्स पर पेश किया जाता है और मौत के आंकड़े को साहब 17 घंटे लग गए और वो आंकड़े भी सही नहीं आए। कहा जा रहा था जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त महाकुंभ परिसर में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग थे। क्या कुंभ परिसर का एरिया इतना है? इसका क्षेत्रफल इतना है? योगी सरकार कह रही है मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 से 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया। क्या प्रयागराज इतनी बड़ी आबादी को अपने दामन में समेटने में सक्षम था? अगर नहीं था तो फिर इस तरह के आंकड़ों को क्यों पेश किया गया? यह कोई सामान्य बात नहीं है साहब। पिछले कई दिनों से विपक्षी नेताओं से लेकर के साधु संत तो वीवीआईपी कल्चर का विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी को मालूम था जब इस तरह की बात होगी तो उनकी जनता के बीच में नेगेटिव छवि बनेगी। इसके बाद भी उन्होंने वीवीआईपी लोगों को दोनों हाथों फैला करके स्वागत किया, जिसकी वजह से प्रयागराज में व्यवस्था चरमरा गई। महाकुंभ सनातन धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, फिर क्यों उससे सीएम योगी ने लाभ की उम्मीद की? योगी ने कहा था 7,000 करोड़ खर्च करेंगे, 2 लाख करोड़ रुपयों का लाभ दिलाएंगे, इससे यूपी को ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मदद मिलेगी। याद कीजिए, मोदी ने कुंभ के जरिए अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई थी। अब योगी भी इसी के जरिए ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच जाने से पहले पीएम पद के लिए देश के पावरफुल लोगों को उनके दिलों में अपनी पैठ बनानी थी। तभी तो कुंभ से एक से बढ़कर एक तस्वीर निकलकर सामने आई। अलग अलग क्षेत्र के पावरफुल लोग महाकुंभ परिसर में मेकअप करके सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। एक और वीडियो आपने देखा होगा जिसमें महाकुंभ में महामंडलेश्वर गृह मंत्री अमित शाह के सिर पर जल अर्पण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें शिव मान लिया हो और उन पर जल अर्पित कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं साधु संत मोदी के विकल्प के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर अमित शाह पर अपना विश्वास जता रहे हैं? अभी माहौल बनना है, उससे पहले हादसा हो गया। चौंकाने वाली बात तो यह भी है, कुंभ मेले के डीएम विजय किरण आनंद को घोषित किया गया। उन्हीं की अगुवाई में साल 2013 में भी कुंभ का आयोजन किया गया था, जिस समय प्रयागराज स्टेशन पर ब्रिज हादसा हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ऐसे में फिर से उन्हें जिम्मेदारी सीएम योगी की ओर से क्यों दी गई? ऐसे में कई सवाल है। इन सवालों के जवाब के केंद्र में मुझे तो यही नाम नजर आते हैं, अमित शाह और योगी। दोनों की राजनीतिक एक ही ख्वाहिश थी, प्रधानमंत्री पद। अब जब हादसा हो गया फिर जिम्मेदारियों से बचा जा रहा है, ठीकरा तमाम लोगों पर फोड़ा जा रहा है। दोस्तों, एक बार मैं भी गलत हो सकता हूं, पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप अपनी जिम्मेदारी दिखाएंगे। अगर मैं गलत हूं तो आप भी मुझे बताएं। इस पूरे विषय पर हमें जवाब जरूर दें। नमस्कार।